हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर यानी कि फर्स्ट रिएक्शन हम जो देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, वो जुड़ी हुई होगी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता से। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता था कि इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ठीक है, और इधर से कोई अल्काइल समूह होता था। तो आप वहाँ पर क्या देखते थे, तो आपको पता होगा, आप ये देखते थे कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता था, निकल जाता था। ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन क्या होता था, यहाँ से निकल जाता था। तो कैसे निकलता था, तो ये बॉन्ड टूटता था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की आबंध टूट जाती थी। तो इससे क्या होता था, ये बनता था हमारा, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या ये कह लीजिए आपको कार्बोक्सिलेट आयन हमारा बनता था। तो जब अम्लीय प्रकृति होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जब वो H+ डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट सकता है, तो इस कारण से ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कुछ रिएक्शंस कर सकते हैं और एसिड की प्रकृति को दिखाते हुए वो अभिक्रिया वो कर सकती है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में भी कि एसिड अम्ल, क्षार और लवण पढ़े होंगे 10th क्लास में। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ रिएक्शन करता है, जो अम्ल होता है वो क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़े होंगे। और एल्कोहल और फिनॉल वाले चैप्टर में भी ये चीज़ आपका आया था, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल वाले चैप्टर में भी जो फिनॉल और एल्कोहल की अम्लीयता है, जिसके कारण वो रिएक्शन करते हैं धातु से और क्षार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। तो देखिए मान के चलिए कि हम क्या करते हैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3COOH। ठीक है, ये क्या चीज़ है, हमारा एसिटिक एसिड है। तो हमने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, और इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, चलिए हम यहाँ पर कोई क्षारक ले लेते हैं NaOH। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे क्षारक हैं, तो ये प्रबल क्षारक हैं। ये जो हमने यहाँ पर क्षारक लिया है ये क्या चीज़ है, प्रबल क्षारक है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का रिएक्शन किसके साथ करा दे रहे हैं हम यहाँ पर करा रहे हैं किसी प्रबल क्षारक के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, तो यहाँ पर ये बनेगा कि जब अम्ल क्षारक के साथ, ये अम्ल है मान के चलिए, जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है लवण और जल। लवण और जल, तो लवण किसका बनेगा, इस अम्ल का लवण बनेगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये क्या होगा, OH निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए CH3COO पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर Na+ तो है ना, देखिए इस तरह से होता है, ये Na+ OH- में टूटता है, तो ये Na+ किसके पास चला जाएगा, इसके पास। तो ये क्या चीज़ बन गया, ये बन गया सॉल्ट। क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, लवण बन गया, और इसके साथ ही क्या निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो किसी भी अम्ल का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि वो किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना सकते हैं, तो वही यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाया जा रहा है सेम टू सेम एल्कोहल और फिनॉल के द्वारा। फिनॉल की तरह एल्कोहल और फिनॉल भी यही काम करते थे। ठीक है, क्योंकि वो भी अम्ल होते थे। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कोई और ले लेते हैं हम यहाँ से, चलिए एक और हम क्षारक से ले लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, C2H5COOH प्लस NH4OH है, ये ले लेते हैं हम यहाँ पर। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या चीज़ है, क्षारक है, ये भी क्षारक ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा H+ के रूप में इस OH के साथ, तो H2O बाहर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5 और ये COO- और NH4+। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कैसे टूटता है, तो ये इस तरह से टूटता है, NH4+ OH-। तो ये OH- इस H+ के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अम्ल है, तो H+ देता है, तो इस H+ के साथ OH चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस प्रॉपर्टी से आपको क्या पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीय प्रकृति के बारे में पता चलता है, क्योंकि कोई भी अम्ल जो है वो क्षारक से रिएक्शन करके लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। बहुत ही सिंपल। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं कि धातु के साथ, क्योंकि अगर अम्ल है तो धातु के साथ भी रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा, लेकिन वाटर नहीं बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। देखिए किस तरह से होगा। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं एक यहाँ पर HCOOH की। ये क्या चीज़ है, हमारा फॉर्मिक एसिड है। ये क्या चीज़ है, हमारा फॉर्मिक एसिड है। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़ा है आपको। ये फॉर्मिक एसिड है। इस फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन हम किसी मेटल के साथ कराते हैं। तो चलिए हम क्या करें, यहाँ पर हम सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब आप रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मिक एसिड का किसके साथ, सोडियम के साथ, तो बताइए जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये H+ यहाँ से रुखसत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 यूनिट फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा। तो ये भी आपको 2 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपको बताइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 2 HCOO माइनस, ठीक है, 2 HCOO माइनस और यहाँ पर Na+। ये क्या हो जाएगा, Na+ के रूप में आ जाएगा। क्लियर है। आप बोलेंगे ये Na+ के रूप में कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये NO है, ये सोडियम है। सोडियम मेटल होता है ना। तो सोडियम मेटल है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, निकाल सकता है, इस तरह से निकाल सकता है। आप लोग पढ़े होंगे कि धातु क्या कर सकता है, तो धातु जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ सकता है। तो ये प्लस चार्ज वाला जो सोडियम है ये कहाँ चला जाएगा, इस COO- के साथ चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ये सब क्या था, सब सॉल्ट था। ये सब क्या था, सब सॉल्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, लेकिन एक हाइड्रोजन नहीं निकला है, 2 हाइड्रोजन निकला है। क्योंकि देखिए 2 यूनिट हमने लिया था, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो यहाँ से क्या निकल गया, H2 निकल गया, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गया। ये आपको चीज़ जो है ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सॉल्ट है, सोडियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं। उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे ये ले लेते हैं हम, यहाँ पर भी आपको 2 यूनिट लेना पड़ेगा, CH3COOH। इसका रिएक्शन हम करा लेते हैं किसी धातु के साथ, है ना, रिएक्टिव धातु है उसके साथ करा लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पोटासियम के साथ, यहाँ पर भी हमको 2 लेना पड़ेगा पोटासियम। और जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बता दीजिए क्या होगा, 2 CH3COO, ठीक है, और K। यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये सॉल्ट बन गया और प्लस यहाँ पर H2 गैस यहाँ से निकल गया। तो देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है आपका, ये क्या दिखा रहा है, ये एक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। अम्लों की प्रकृति होती है, उसका प्रॉपर्टी होता है कि अम्ल जो है वो किसी एक्टिव यानी कि रिएक्टिव मेटल से, धातु से अभिक्रिया करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो कर रहा है, इसका मतलब ये अपनी अम्लीय प्रकृति दिखा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसी तरह यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्षारक से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो ये यहाँ पर जो है वो भी क्या दिखा रहा है, अपनी अम्लीय प्रकृति दिखा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी अम्ल का, है ना, प्रॉपर्टी होता है अम्ल का, लक्षण होते हैं, उसके गुण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया आपको। अब चलिए, अब ये तो सिंपल चीज़ थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, कि जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो प्रबल क्षारक से रिएक्शन करके तो ये काम कर ही सकता है। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो दुर्बल क्षारक से भी रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना लेता है। दुर्बल क्षारक मतलब वीक बेस के साथ भी रिएक्शन करके ये काम कर लेता है। लेकिन अल्कोहल या फिनॉल नहीं कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि अल्कोहल और फिनॉल जो है वो वीक बेस के साथ, वीक बेस मतलब दुर्बल क्षारक के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, लवण और जल नहीं बना पाते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो दुर्बल क्षारक के साथ भी रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, लवण और क्षारक बना सकते हैं। क्लियर है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्कोहल और फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया ही था।
कंपैरिजन करके बताया था कि अल्कोहल, फिनॉल, वाटर, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे ज़्यादा कौन है अम्लीय प्रकृति की, तो कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में ना आपका रुपया जाता है ना पैसा जाता है, हाँ हमारा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि दुर्बल क्षारक के साथ ये किस तरह से रिएक्शन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम कोई लेते हैं CH3COOH, और यहाँ पर हम वीक बेस लेंगे, ठीक है ना। वीक बेस क्या होता है, जैसे कि NaHCO3, सोडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये है हमारा वीक बेस, याद रखिएगा ये हमारा वीक बेस होता है, दुर्बल क्षारक होता है। तो इससे भी रिएक्शन कर लेता है कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्या बनाता है, ये प्रोडक्ट भी कुछ और बनेगा, ये सॉल्ट तो बनेगा ही, देख लीजिए CH3COONA, CH3COONA, यहाँ तो ये प्रोडक्ट बनेगा ही। इसके साथ ही क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ये ठीक है NaHCO3, ये HCO3, ठीक है। उसके बाद ये हमने बना लिया, ये क्या चीज़ है हमारा, ये हमारा सॉल्ट है, और इसके साथ हमें मिलेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस इसके साथ हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। ये सॉरी हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये तो वाटर होगा ना, ये तो वाटर होगा, वाटर भी हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, वाटर भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये पॉइंट, कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो वीक बेस से भी, वीक क्षारक से भी अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। क्लियर है। तो इसीलिए ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लेबोरेटरी टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट कहने का मतलब क्या चीज़, लैब में जब आप जाएंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे, तो वहाँ पर आपके पास अल्कोहल भी होगा, फिनॉल भी होगा, वाटर भी होगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये सबके पास अम्लीय प्रकृति है, लेकिन ये कौन सा अम्ल है आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आप जब किसी प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसका, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, तो सभी ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। धातु के साथ कराएंगे तो सभी ये प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जब आप क्या कराएंगे, वीक बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये तो रिएक्शन करेगा, लेकिन अल्कोहल, फिनॉल ये सब रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब वीक बेस से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब कौन है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि ये सब तो करते ही नहीं है। तो ये एक टेस्ट के रूप में देखा जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट में, लैब में हम इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को पता लगाने के लिए। अब चलिए कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। CH3COOH, यहाँ 2 यूनिट हमको लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और इसके साथ हम रिएक्शन करा देते हैं कोई और दूसरे वीक एसिड से, Na2CO3, ये भी क्या चीज़ हमारा वीक बेस है, वीक एसिड नहीं, वीक बेस है, दुर्बल क्षारक है ये भी, सोडियम कार्बोनेट। तो इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा हमारा, फिर से वही चीज़ हो जाएगा, 2CH3 2COONA, ठीक है, और प्लस आप देख लीजिए ना, आप हम 2 क्यों लिए यहाँ पर, आपके मन में आ रहा होगा कि 2 क्यों लिए, 2 इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है, तो हम बैलेंस करने के लिए लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही सोडियम है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा के बैलेंस करेंगे, तो CH3COO ये भी 2 यूनिट हो जाएगा, तो इसीलिए हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, है ना। बैलेंस करने के लिए आपको आता होगा, 10th क्लास में आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके साथ वाटर बनता है। तो वीक बेस के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्स्ट्रा चीज़ बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2CH3COH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ये भी एक क्या है, वीक बेस ही है। जब इसका रिएक्शन आप करा लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से जब आप कराएंगे तो ये आपको जो है ये बन जाएगा CH3COO2Na प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के कारण ये सब अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि वो अम्ल की तरह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये रिएक्शन लेबोरेटरी टेस्ट ये सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है,
है ना, क्योंकि लेबोरेटरी में भी टेस्ट होता है और इसको हम पहचानेंगे कैसे, अल्डिहाइड ये अल्कोहल और फिनॉल से अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी ये अच्छा है। और एक खास बात है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रहा है। ये सभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये बेस से आ रहा है कि ये आपका अम्ल से आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इसके आप मैकेनिज्म पढ़ जाएंगे, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है बोर्ड लेवल के लिए, जब आप इसके मैकेनिज्म पढ़ जाएंगे तब आपको क्या पता चलेगा कि ये जो CO2 गैस जो आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ निकल रहा है, वो किसके द्वारा निकाला जा रहा है, वीक बेस के द्वारा। वीक बेस से क्या होता है, ये जो क्षारक हम ले रहे हैं, इस क्षारक से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है, इस अम्ल से नहीं आ रहा है। बस ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता के कारण जो अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन निकलने के कारण जो अभिक्रिया होती है, वो सारा का सारा हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए दूसरा रिएक्शन हम यहाँ से देखते हैं, वो क्या चीज़ है, हमारा एनहाइड्राइड का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था मैंने। ये क्या चीज़ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला किस तरह का होता है, तो इस तरह का होता है, R C इधर R, ये होता है हमारा एनहाइड्राइड। तो ये जो एनहाइड्राइड होता है ये भी किसके द्वारा बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा बनता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। किस तरह से बनाए जाते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 यूनिट ले लेते हैं, क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 2 यूनिट हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान है। ये हो गया कार्बन, सॉरी ये उल्टा लगा दिया मैंने, यहाँ आएगा, ये हो गया आपका कार्बन। ठीक है, ये हो गया CH3 और इधर हो गया OH। ठीक है, OH। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसको, ये क्या है हमारा, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड। हमने यहाँ पर 2 यूनिट एसिटिक एसिड लिया है। तो अब होता क्या है कि इसी 2 यूनिट कम से कम 2 यूनिट हमको चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये 2 यूनिट क्या करते हैं, एक यूनिट से क्या होता है, यहाँ से OH निकलता है और दूसरे यूनिट से क्या होता है, H निकलता है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना OH देगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेगा, अपना H देगा। किसकी उपस्थिति में, तो इसके लिए उपस्थिति चाहिए, किसी एसिड की उपस्थिति चाहिए, उत्प्रेरक के रूप में H+ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और उसके साथ आपको हीट करना होगा, या नहीं तो आप यहाँ पर P2 और 5 ले सकते हैं। ठीक है ना, P2 और 5 यहाँ पर आप ले सकते हैं, पेंटाऑक्साइड ये आप यहाँ पर ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, और या तो आप कोई अम्ल ले सकते हैं और उसको हीट करने पर, गर्म करने पर यहाँ पर क्या होता है कि इसका OH और इसका H यहाँ से निकल जाता है। तो जब इसका OH निकल जाएगा, इसके H निकल जाएगा, तो बचा क्या, ऑक्सीजन बचा, और इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट फिर ये कार्बन जाकर जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस डबल बॉन्ड को मैं सीधा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इस कार्बन से क्या होगा, इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये कार्बन डायरेक्ट इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो जोड़ दिए, इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है, इस पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, और इधर क्या है, CH3 है। तो ये आपका क्या बन गया, एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड आपका बन गया। तो आपने देखा कि एनहाइड्राइड हम किस तरह से बना सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से एनहाइड्राइड भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, H2O निकलता है, इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये निर्जलीकरण भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, जिसको आप लोग बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन, एक ही बात है इंग्लिश और हिंदी में, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एनहाइड्राइड हम कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 यूनिट का हम क्या करा देंगे, डिहाइड्रेशन करा देंगे, जिसमें से एक यूनिट अपना हाइड्रोजन देगा, दूसरा यूनिट अपना OH देगा, H2O निकलेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कहलाएगा। और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, एक एनहाइड्राइड बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत कुछ दिमाग लगाना नहीं है। चलिए, तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी था, यानी दूसरा केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का। अब चलिए तीसरे की तरफ हम चलते हैं। तीसरा है PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया, SOCl2 के साथ अभिक्रिया। चलिए
ये लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का। तो PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया। तो ये PCl3, SOCl2, PCl5 इन सब का आपको मुलाकात हो गई होगी इन सब से। कहाँ पर? तो एल्कोहल वाले चैप्टर में। तो एल्कोहल में भी ये चीज़ आया था, वहाँ पर भी लगभग इसी तरह का चीज़ हुआ था जो अभी होने वाला है। इसीलिए एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर को आप देखे होंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, तो मैं एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ किसका? तो ये PCl3 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, C डबल बॉन्ड है, OH है। इसका रिएक्शन हम क्या कराएंगे? PCl3 के साथ कराएंगे। तो क्या चीज़ होगा बताइए? ये हो क्या जाएगा? तो यहाँ से होता क्या है, हर एक बार क्या होगा कि यहाँ से OH निकलता है ना। ये OH यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लग जाएगा आपको क्या चीज़? क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर आपको 3 क्लोरीन दिख रहा होगा, इसीलिए आपको यहाँ पर 3 यूनिट कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना होगा, क्योंकि तीनों यूनिट क्लोरीन को हमको क्या करना है? शिफ्ट करना है, यहाँ लगाना है। तो अलग अलग कार्बोक्सिलिक अम्ल एक ही पर तो आप नहीं लगा देंगे, क्योंकि एक ही वैलेंसी ना खाली होगा, OH निकलेगा तो एक Cl यहाँ लगेगा और 2 Cl और कहाँ लगेगा? तो वो दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जाकर लग जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 3 यूनिट लेते हैं, ताकि ये तीनों Cl3, तीनों क्लोरीन जो है यहाँ पर उसको जगह मिल जाए इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH हटने के बाद। तो यहाँ से हो क्या जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 3R, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। क्लियर है? 3 यूनिट यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा आपको एसाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो 3 यूनिट आपको एसिड क्लोराइड मिल जाएगा और इसके साथ ही क्या मिलेगा? तो देखिए क्या क्या बचा है यहाँ पर, वो चीज़ देखिए। यहाँ से क्या निकला है? OH निकला है। क्लियर है? 3 OH निकला है, यहाँ से भी 3 OH खाली है और इसके साथ क्या चीज़ खाली है? यहाँ पर एक फास्फोरस खाली है। 3 OH खाली है, 3 OH निकला है और एक फास्फोरस खाली है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से बन जाएगा आपका H3PO3, ठीक है। H3PO3 ये बन जाएगा यहाँ से आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया? देखिए 3 OH और फॉस्फोरस, तो फास्फोरस 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो H3PO3 यानी फॉस्फोरिक अम्ल बन जाता है। याद रखने का तरीका, 3 यूनिट हमने क्यों लिया? क्योंकि 3 क्लोरीन को हमको यहाँ पर लगाना था, 3 यूनिट हमको क्या बनाना था? एसिड क्लोराइड बनाना था। तो ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा देखिए B नंबर में, देखिए PCl5 के साथ रिएक्शन किस तरह से ये करता है। तो फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, ये लेंगे और यहाँ पर हम OH लेंगे। इसका रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराएंगे। यहाँ पर हमको ये 3 यूनिट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही यूनिट ये बनेगा, ठीक है। लेकिन हमारा बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर 2 बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए किस तरह से होगा, एकदम गौर से समझिएगा। तो ये RCOCl ये तो होगा ही, इसके साथ ही यहाँ पर हो जाएगा आपको। अब देखिए क्या बचा? ये एक OH बचा, एक OH बचा और ये बचा PCl5। तो एक हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा POCl3 हो जाएगा। देख लीजिए फॉस्फोरस, क्लियर है, फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और क्लोरीन 5 है, तो 3 क्लोरीन को खर्च कर लिए यहाँ पर। तो कितना क्लोरीन बचा? 2 क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन बचा ना, 2 क्लोरीन बचा और सॉरी हाँ ठीक है, 2 क्लोरीन बचा और एक क्या बचा यहाँ पर? आपका हाइड्रोजन बचा। क्लियर है? तो 2 नहीं बचा, सॉरी 2 नहीं बचा, एक ही बचेगा। क्यों एक ही बचेगा? तो यहाँ पर 5 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन तो इसको दे दिए ना, 1 क्लोरीन तो इसको दे दिए और 3 क्लोरीन किसको दे दिए? इसको दे दिए। तो 3 एक कितना हो गया? 4 हो गया। एक ही क्लोरीन बचा, तो 1 क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन बचा। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, है ना। आप अगर डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर 5 क्लोरीन है, तो इसमें से 1 क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ गया। कितना बचा? 4 क्लोरीन। तो 4 में से 3 क्लोरीन यहाँ पर है, ठीक है, और एक फास्फोरस और यहाँ से जो OH निकला था तो वो ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, तो POCl3 हो गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ से एक क्लोरीन बचा, तो ये क्या बन गया? HCl बन गया। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है? तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आपका गैस फॉर्म में होता है। क्लियर है? और ये हमारा क्या है? एसिड क्लोराइड है। तो ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड। नाम जरूरी नहीं है, फिर भी फॉस्फोराइल क्लोराइड। और इसको तो आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कह लीजिए इसको।
अब देखिए सी नंबर वाले रिएक्शन में देखिए SOCl2 वाले में तो R C डबल बॉन्ड O OH और इसका रिएक्शन हम कराते हैं, इसको थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड, ठीक है, COCl2। अब इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, फिर से हमको क्या मिलेगा, वही क्लोराइड मिलेगा, बार बार वही चीज़ हमें मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही जो रिएक्शन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए SO2 गैस मिलेगा और प्लस HCl गैस मिलेगा, HCl गैस मिलेगा, क्लियर है यहाँ पर। तो SOCl2 है तो एक क्लोरीन तो यहाँ चला आया, क्लियर है, एक क्लोरीन बचा, तो एक क्लोरीन और एक ये हाइड्रोजन HCl हो गया, अब ये SO और एक O यहाँ पर, तो क्या हो गया, SO2 हो गया। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, HCl गैस और ये हमारा एसिड क्लोराइड, तो तीनों ही इस रिएक्शन में, इन सब से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। यानी जब आप रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, तो हमको एसिड क्लोराइड मिलता है। लेकिन ध्यान आप दीजिए कहाँ पर, इसके बाय प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, मेन प्रोडक्ट के अलावा बाय प्रोडक्ट पर, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोराइल क्लोराइड और HCl गैस और SO2 गैस और HCl गैस। तो देखिए यहाँ पर ये लिक्विड था, ये लिक्विड है, ये गैस है, लेकिन ये दोनों ही गैस है। तो क्योंकि ये दोनों ही गैस है तो रिएक्शन होने के तुरंत बाद ये दोनों ही यहाँ से क्या होंगे, मिक्सर से निकल जाएंगे, अपने आप खुद ब खुद निकल जाएंगे, तो हमारा मेन प्रोडक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है आपका, ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है एसिड क्लोराइड बनाने के लिए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड इस केस में आपको कौन है, तो यही है SOCl2 के साथ रिएक्शन करा के। क्योंकि यहाँ पर HCl गैस और SO2 गैस जो बनता है वह खुद ब खुद रिएक्शन मिक्सचर से जहाँ रिएक्शन हो रहा है कंटेनर में, वहाँ से बाहर निकल जाता है, हमारा मेन प्रोडक्ट अपने आप हमें सेपरेट होकर मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं, ठीक है। इसका जो है मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा, नीचे वाले का, सी नंबर वाले का, और ए और बी नंबर वाले का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसी से मिलता जुलता उसका भी मैकेनिज्म है। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं। सबसे नीचे वाला जो हमारा अभी था SOCl2 वाला, इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है हमारा, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम R की जगह कुछ ले लेते हैं ताकि, नहीं तो रहने दीजिए, छोड़िए, समझ जाएंगे आप, सीधा जब प्रोडक्ट आएगा तो वो तो जानते ही हैं आप। तो RC डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, ROH, ठीक है, ये हमने लिया। इसका रिएक्शन हमें कराना है SOCl2 के साथ। तो SOCl2 का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मैं बनाकर दिखाता हूँ, S सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्लोरीन, दोनों तरफ क्लोरीन, ठीक है। तो अब देखिए कि रिएक्शन कहाँ से शुरू होगा, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, सबसे ध्यान में रखने वाली बात। तो यहाँ पर देखिए ये जो सल्फर आपको दिख रहा है, इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन की भारी कमी दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि सल्फर जो है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऊपर से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सल्फर से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपनी और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा माइनस आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है। तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई होना चाहिए। तो इस केस में देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ पर है, कौन है, तो ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, लेकिन उसी समय एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा आपको RC डबल बॉन्ड O, ये O पे H हम नीचे लटका देते हैं, ठीक है, H नीचे लटका रही है क्योंकि ऑक्सीजन से क्या जोड़ना है हमको, सल्फर जोड़ना है। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, और ये हो गया हमारा सल्फर। यहाँ पर हमारा जो है अब सिंगल बॉन्ड ही बचा है, लेकिन O पे माइनस है ना, ये तो टूट गया, क्लियर है। और यहाँ पर क्या चीज़ लगा हुआ है हमारा, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर लगा दो, इस सल्फर से एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ये चीज़ लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि इस सल्फर, इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, ये तो प्लस चार्ज बाद में हटेगा, लेकिन फिलहाल इस सल्फर के साथ दो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अवशिष्ट समूह है, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भाग सकता है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये फिर से क्या होता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को डोनेट कर देता है। पहले तो खींच लिया था सल्फर से, वापस फिर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्लियर हो गया आपको, तो एक क्लोरीन क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा बताइए, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पर H तो है ही प्लस चार्ज के साथ, और सल्फर के साथ फिर से डबल बॉन्ड बन गया है, और इधर से क्या जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। Cl माइनस तो यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, Cl माइनस यहाँ से निकल गया था।
लेकिन अब इस केस में क्या चीज़ होगा कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ही अनस्टेबल है, तो इस H+ को हटाना होगा। तो इस H+ को कौन हटाएगा? तो क्या करेगा, ये जो Cl- है यहाँ पर अभी जो निकला था, तो ये Cl- इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, इलेक्ट्रॉन देकर H+ के रूप में इसको यहाँ से निकाल लेगा, और इसका सारा इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को मिल जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लस चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, H+ के रूप में हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और Cl- के साथ चला जाएगा, तो H+ Cl- फिर से क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्लियर है? तो देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ से HCl निकला है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्या निकल गया आपका, HCl निकल गया। क्लियर है? लेकिन अभी भी यहाँ पर HCl जब है तो HCl अभी भी तो ब्रेक कर सकता है H+ Cl- में, हाँ कर सकता है। तो ये ब्रेक कर गया, तो ये ब्रेक कर सकता है, तो ब्रेक किया। ब्रेक क्यों किया, क्यों ब्रेक करेगा? क्योंकि देखिए कि अभी आपको दिख रहा होगा कि इस ऑक्सीजन पर Δ+ है, इस ऑक्सीजन पर Δ- है, इस पर भी Δ- है, यानी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है। इससे ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इससे ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका मदद करने के लिए कौन आएगा, Cl-। ठीक है, H+ Cl- है, तो ये Cl- मदद करने के लिए आएगा, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए इस कार्बन को। ठीक है, इस कार्बन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वापस ये बॉन्ड फिर से बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, और अंत में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कार्बन वाला ये टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर मैं इसे आपको लिख देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ही रह जाएगा क्योंकि टूटा तो फिर बन भी गया, और इधर से क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, तो ये तो एक प्रोडक्ट आपका बन गया। दूसरा क्या यहाँ से निकला, तो देख लीजिए यहाँ से निकला H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर Cl है, इधर O पे माइनस है, ये आपका बना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको देखते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए एक और अभी यहाँ पर लिविंग ग्रुप बचा हुआ है, क्लोरीन, और अभी भी इस सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस सल्फर को, उसके अंदर ही इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन देगा, सपोर्ट कर देगा इस सल्फर को, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो जैसे ये देगा यहाँ से Cl- लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SO और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यही आपका क्या चीज़ है, SO2 बन गया। ठीक है, SO2 भी बन गया, ये भी बन गया। अब देखिए यहाँ से Cl- निकला, और यहाँ से देखिए H+ तो बचा हुआ है, अभी इस Cl- को आपने इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए भेजा, लेकिन H+ तो बचा हुआ है, तो ये H+ जो है इस Cl- के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HCl गैस बना लेगा। समझ गए आप लोग? तो क्लियर, इस तरह से आपको समझना है, मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में तो आया ही होगा, आई होप, बहुत धीरे से मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर हमारा तीनों प्रोडक्ट, एसिड क्लोराइड, यहाँ पर HCl गैस, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों प्रोडक्ट हमारा यहाँ से तैयार है। मैकेनिज्म के साथ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए, आज के रिएक्शन में मैंने आपको 3 रिएक्शन पढ़ा है। एक तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति होती है उसके कारण कौन कौन सा रिएक्शन वो करते हैं, और तीसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि PCl3 के साथ, PCl5 के साथ और SOCl2 के साथ रिएक्शन करके एसिड क्लोराइड बनता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको SOCl2 वाला, थायोनाइल क्लोराइड वाले केस का यहाँ पर मैंने आपको मैकेनिज्म भी बता दिया। चलिए, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।